हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मुर्दघट की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। माफ़ी चाहती हूँ, कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं काफ़ी दिनों से स्टोरीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और इसीलिए आप तक ये कहानियाँ लाने में देर हो गई। पर अब आगे मैं कोशिश करूंगी कि आपको समय से कहानियों के अगले पार्ट्स मिलते रहें। तो पिछले भाग में हमने सुना था कि विवेक और मयंक दोनों एक केस के सिलसिले में बानपुर जाते हैं। वो ट्रेन में बैठते हैं, वहाँ वो कुछ एक युवक से मिलते हैं और बानपुर का नाम सुनते ही उस युवक के चेहरे के रिएक्शंस बदल जाते हैं और इसी वजह से उनको कुछ शंका होती है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या होगा। क्या विवेक और मयंक का उस केस के सिलसिले में वहाँ जाना सही था या उनसे कोई गलती हो रही थी? क्या ये फैसला उनको बहुत भारी पड़ने वाला था? ये जानेंगे हम इस कहानी में आगे। इस कहानी के लेखक हैं रिंकेश झूरिया जी। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। मगर इससे पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। मयंक, जो एक साधारण सा रिपोर्टर है, इंस्पेक्टर विवेक के साथ एक बड़े मिशन पर जा रहा है। उन्हें बानपुर गांव में हुई रहस्यमय मौतों के राज का पता लगाना है। टिगरी ग्रामीण अंचल में बना एक साधारण सा रेलवे स्टेशन था। भारी भीड़ भाड़ से दूर प्राकृतिक परिवेश के बीचों बीच बना एक छोटा सा स्टेशन। दिखाने के नाम पर वहाँ एक कमरा जिसके सामने टीन शेड की छत और पास में फूस की छत वाली चाय की टपरी थी। रेल यात्रियों से ज़्यादा तो टीन शेड के नीचे ताश खेलने वाले अधिक दिखा करते। टिगरी के बच्चों का मुख्य आकर्षण थी वो ट्रेन जो खड़खड़ करती रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती। स्टेशन से होकर गुजरने वाली वह एकमात्र ट्रेन थी। बस ये लोहे की पटरियाँ ही थी जिन्होंने टिगरी और उसके आसपास के इलाकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रखा था। दूर से ट्रेन का भोंपू सुनाई देते ही स्टेशन पर बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती। इंसानी हाथों द्वारा किए गए इस चमत्कार को देखकर उन्हें हैरानी होती। हजारों बार देखने चुकने के पश्चात भी उनकी आंखें नहीं थकती। हमेशा की तरह रेलगाड़ी टिगरी रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। बोगी से उतरकर कुछ अजनबियों ने स्टेशन में कदम रखा। ताश खेल रहे लोगों की मंडली का ध्यान भंग हुआ। वे बड़ी हैरानी से उन अजनबियों को ताड़ने लगे। किसी शहरी व्यक्ति का ऐसी जगह पर आना बड़ी असामान्य बात थी। सूट बूट वाले परदेसी और वो भी यहाँ, अजीब बात है। भीड़ में बैठे एक बुढ़े ने आंखें मिचमिचाई। मयंक और विवेक को उन लोगों की नज़रें चुभ रही थी। उन्होंने चारों तरफ दृष्टि डाली। वाकई वो इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ था। मयंक को लगने लगा जैसे वो समय यात्रा करके पुराने ज़माने में चला आया हो। उनके साथ आए नौजवान ने टीन शेड की तरफ इशारा किया। यही है आसपास के इलाके का इकलौता रेलवे स्टेशन। हालत थोड़ी खस्ता है, पर जो भी है बस यही है। उसकी हंसी फूट पड़ी, न जाने किस पर, शायद देश के तथाकथित विकास पर। स्टेशन के पास घर्राती हुई पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वहाँ का लोकल इंस्पेक्टर उतरा, मोहन सिंह। ताव लगी मूछें और आंखों पर चढ़ा काला चश्मा। अपनी पाली हुई तोंद को दाएं बाएं करते हुए वो बड़े ही रोबीले ढंग से उन्हीं की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। नमस्ते बाबू, क्या आप ही हैं जो ग्राम विकास विभाग की तरफ से यहाँ का जायज़ा लेने आए हैं? इंस्पेक्टर के मुंह में चलती खैनी की दुर्गंध मयंक को परेशान कर रही थी। जी हाँ, इंस्पेक्टर हंस पड़ा। हमने तो दूर से ही आपको पहचान लिया था। इन नंगे पुंगे लोगों के बीच गले में टाई कसे कोई बड़ा अफसर ही खड़ा हो सकता है। मयंक को स्थानीय लोगों के प्रति इंस्पेक्टर का वो बर्ताव बुरा लगा। हमको आपके आने की सूचना मिली थी। चलिए हम आपको बानपुर पहुंचाए देते हैं। वो लड़का भी बानपुर का रहने वाला था। विवेक ने खुशी खुशी उसे भी गाड़ी में अपने साथ बिठा लिया। टिगरी से बानपुर के बीच एक कच्चा रास्ता था। उबड़ खाबड़ रास्ते के दोनों तरफ सूखा बीहड़ और कटीली झाड़ियों की पैदावार थी। ऊंचे नीचे रास्ते पर
गाड़ी में एक जगह टिक कर बैठ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मयंक को बीहड़ का रास्ता उतना परेशान भरा नहीं लगा जितनी गाड़ी में बिखरी खैनी की बदबू। टूटे फूटे रास्ते की परेशानी कम करने के लिए इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने बातों का सिलसिला शुरू किया। इंस्पेक्टर, कितने दिनों के लिए आए हैं आप? विवेक, गांव का सर्वेक्षण करने में कितने दिन लगेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। इंस्पेक्टर, गांव के मुखिया दहल सिंह जी को बताया था आपके बारे में। बोले बड़े अफसर हैं, जितने दिन रहना है हमारी हवेली में रह लेंगे। बड़े ही दयालु किस्म के इंसान हैं मुखिया जी। इंस्पेक्टर दहल सिंह की चाटुकारिता में जीभ लपलपा रही थी। कच्ची ईंटों वाले मकान के सामने एक बूढ़ा आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में दानों से भरा मिट्टी का एक बर्तन था। पुरानी सी धोती लपेटे और कंधे पर गमछा लटकाए उस बूढ़े ने बाहर से आवाज़ लगाई, भूरी काकी, घर पर हो? मकान के अंदर से मरियल सी आवाज़ आई, हाँ रामसुख, अंदर आ जा। बूढ़ा दरवाज़ा धकेल कर अंदर घुसा। सामने एक दुबली पतली सी बुढ़िया बैठी थी। अपनी क्षीण हो चुकी बूढ़ी आंखों के सहारे अंदाज़ा लगाकर वो सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही थी। रामसुख ने एक फटा पुराना चीथड़ा कच्चे आंगन पर बिछाया और बैठ गया। उसने मिट्टी के बर्तन को एक तरफ रखा। लो काकी, सुई हमका दो, हम पिरोए देते हैं। रामसुख ने उसके हाथ से सुई ली। चंद सेर दाने लाए हैं, पीस दोगी ज़रा? बूढ़ी, आज तबीयत कुछ बिगड़ी हुई है, जी मचल रहा है। वो रही चक्की, तुम्हें पीस लो। रामसुख दाने पीसने बैठ गया। भूरी, वैसे तुम अकेली जान इतने आटे का क्या करोगे? घर पे भोज रखा है क्या? बुढ़िया मुल्काई। रामसुख, अरे ना काकी, भोज जितना पैसा कहाँ। वो तो आज हमारा नाती आकाश आ रहा है, कॉलेज की छुट्टी आ गई ना उसकी। भूरी, तू भाग वाला है रामसुख, तेरा नाती कॉलेज में पढ़ता है, सारा गांव सराहता है तुझे। मुझे आज भी याद है कैसे मेरे हाथों ही जन्मा था वो। भूरी काकी की ये बात सुनकर चक्की का हत्था फिराते रामसुख के हाथ अचानक रुके। काकी ने जैसे उसका कोई सूख चुका घाव कुरेद दिया हो। बुढ़िया भी पुरानी यादों में खो रही थी। उसकी आंखें भर आई। साड़ी के पल्लू से आंख पोंछकर वो दबी सी आवाज़ में बोली, जानता है रामसुख, सालों पहले की गई गलती की सज़ा मैं आज भी भुगत रही हूँ। दिनों रात पछतावे की आग में जलती हूँ, पर ये यादें दीमक की तरह मुझे खाए जा रही हैं। लालच में आकर मैंने जो पाप किया उसका फल आज पूरे गांव पर कहर बनकर टूट रहा है। मोहन सिंह की गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुकी। वो गांव के मुखिया और जमींदार दहल सिंह की कोठी थी। मयंक और विवेक अपना सामान लेकर नीचे उतरे। हवेली की भव्यता देख मयंक उछल पड़ा। पूरे बानपुर में केवल यही एक पक्का मकान था। नौजवान भी गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। इंस्पेक्टर उन दोनों को अंदर लेकर गया। सामने ओसारे में 2 कुर्सियां लगाई गई। चारपाई डालकर उस पर बिछौना लगाया गया। सामने तंबाकू भरकर हुक्का रखा गया। एक नौकर ने आकर तंबाकू पर अंगीठी रखी। विवेक और मयंक कुर्सियों पर बैठे ताज्जुब भरी निगाहों से सब देख रहे थे। कुछ देर में घर के अंदर से सफ़ेद धोती कुर्ते वाला बलिष्ठ व्यक्ति बाहर निकला। वो जमींदार दहल सिंह था। उसने दोनों का अभिवादन किया और चारपाई पर बैठ हुक्के के कश लगाने लगा। हवेली के नौकर मेहमानों के लिए शरबत लेकर आए। एकाएक दहल सिंह ने चुप्पी तोड़ी। असरदार भारी भरकम आवाज़ के साथ वो बोला, आते वक्त गांव तो देखा होगा आपने, कच्चे छपरों के अलावा कुछ नहीं है। मैंने सोचा शहर से बड़े बाबू लोग आ रहे हैं, जितने दिन यहाँ हैं हमारी मेहमान नवाजी देख लेंगे। शुक्रिया आपका, विवेक मुस्कुरा कर बोला। दहल सिंह ने गर्व से मूँछों पर ताव दिया। वो बड़ा ही खुदगर्ज और मंझा हुआ इंसान था। बिना मतलब के तो वो चिड़िया को भी हवेली पर ना मारने दे। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। शहरी अफसरों को अपने घर में रखकर वो उनके दिल पर अपनी दयालुता की छाप छोड़ना चाहता था। और क्या पता यहाँ निकाली गई सेंट पैंट भविष्य में उसके काम आ जाए। मयंक और विवेक को 2 मंजिला हवेली के ऊपर वाले कमरे में ठहराया गया। नौकरों ने उनका सामान पहले ही पहुंचा दिया था। कमरे में सिटकनी लगी एक बड़ी सी लकड़ी के पल्लों वाली खिड़की थी। ये खिड़की हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ खुलती थी। विवेक ने खिड़की खोलकर बाहर झाँका।
हवेली के दायरे से आगे झाड़ झंखाड़ और कुछ दूर एक पहाड़ी थी। तभी मयंक बोल पड़ा, तुम पहले से ही कहानियों के पुलिंदे तैयार करके लाए थे। ये योजना तुमने पहले ही बना ली थी? विवेक, हाँ, मैंने हमारे चीफ की मदद से सब कुछ पहले ही सेट कर लिया था, ताकि यहाँ आने पर हमें कोई परेशानी ना हो। अब जितनी जल्दी हो सके हमें दीपक को ढूंढना होगा। मयंक, शुरुआत कहाँ से करें? विवेक, कल सुबह पौ फटते ही गांव में निकल जाएंगे। किसी न किसी को तो उसके बारे में कुछ पता ही होगा। मयंक, हमें सरकारी अफसरों की तरह गांव वालों से मिलना है। किसी को भी हमारे मिशन के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। विवेक, सही कहा, और सुरक्षा के लिए मैं अपने साथ ये लाया हूँ। विवेक ने रिवॉल्वर निकाल कर उसके सामने रख दी। मयंक कुछ सकपका गया। हड़बड़ाहट में उसने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन में नेटवर्क का कहीं नामो निशान नहीं था। अकस्मात उसे याद आया कि वो शहर से बहुत दूर बीहड़ में बसे एक गांव में था। मुख्य धारा से अलग थलग इस जगह पर कोई नेटवर्क के बारे में सोच भी नहीं सकता। सहसा कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विवेक ने उचक कर रिवॉल्वर को कपड़ों के नीचे छुपा दिया। दहल सिंह का नौकर बाहर खड़ा था। मालिक ने आपको भोजन के लिए नीचे बुलाया है। हम अभी आते हैं। नौकर वापस चला गया। विवेक ने ठंडी सांस छोड़ी। जरा सी देर के बाद दोनों नीचे उतरे। आंगन में काफ़ी चहल पहल थी। पंक्तिबद्ध रूप से लकड़ी की उत्कृष्ट कारीगरी वाली चौकियाँ लगाई गई थी। कोई भोजन की थाली चौकियों पर रख रहा था तो कोई बैठने के लिए आसन लगा रहा था। घर के सारे सदस्य भोजन के लिए आए। मयंक और विवेक भी खाने के लिए बैठे। भोजन शुरू हुआ। घर की औरतों को बाहर आने की मनाही थी। वे रसोई घर में ही खाना खाया करती। खाने से तृप्त होकर सभी लोग उठे। मयंक और विवेक वापस अपने कमरे में चले आए। विवेक आते ही अपने बिस्तर पर लेट गया। मयंक खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रहा था। अचानक वो विवेक की ओर मुड़ा। विवेक, आज जब वो हम गांव के बीच से गुजर रहे थे तो पूरा गांव खाली पड़ा था। चारों तरफ के सन्नाटे से तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? विवेक, हाँ, सभी लोग घरों के अंदर डरे सहमे से दुबक कर बैठे थे। ज़रूर गांव में कुछ चल रहा है। मयंक, तुमने बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे। क्या कभी ऐसा केस मिला जो तुम्हारे लिए बहुत रहस्यमयी रहा हो? हाँ, बहुत पहले किसी योगिनी के श्राप का एक केस आया था। उसमें हुई वो रहस्यमयी मौतें मुझे आज तक याद है। विवेक अपनी पुरानी यादों में खो गया। तो क्या तुमने वो केस सुलझाया? नहीं, कुछ दिनों बाद मौतों का सिलसिला रुक गया। कोई सबूत ना मिल पाने के कारण मुझे केस बंद करना पड़ा। विवेक ने थकान भरी अंगड़ाई ली और आंखें बंद करके सो गया। मयंक भी काफ़ी थक चुका था। वो भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जाने कब उसकी आंख लगी, उसे पता ही न चला। मयंक, उठो! विवेक की आवाज़ सुनकर मयंक झूक पड़ा। उसने आंखें खोली। सामने विवेक खड़ा था। क्या हुआ? उठ जाओ, देखो शाम हो चुकी है। मयंक बिस्तर से उठा। उसने खिड़की से बाहर नज़र डाली। सूरज छिपने ही वाला था। आंखों में ठंडे पानी की छींटे मारकर वो उनिंदेपन से बाहर आया। विवेक के हाथ में सर्वेक्षण फाइल थी। उसने मयंक की ओर देखा। मेरे साथ चलो। क्या इस वक्त गांव में निकलना ठीक होगा? विवेक, नहीं, मेरे साथ आओ तुम। मयंक विवेक के पीछे पीछे चल दिया। विवेक ने नीचे जाकर एक नौकर से दहल सिंह के बारे में पूछा। नौकर ने बताया कि वो तो बाहर बैठे हैं। दोनों बाहर गए। दहल सिंह की हवेली के सामने एक बहुत विशाल नीम का पेड़ था। उसी के नीचे मूढ़े डालकर बैठे दहल सिंह और उसका भाई जोरावर सिंह कोई मंत्रणा कर रहे थे। उन दोनों को आता देख जोरावर सिंह उठ खड़ा हुआ। ठीक है भैया, हम तनिक खेतों की ओर जाकर आते हैं, कहकर वो वहाँ से निकल गया। दहल सिंह ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया। विवेक, मुखिया जी, हमने सोचा क्यों न गांव के सर्वेक्षण का श्री गणेश आपकी हवेली से किया जाए, इसलिए हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। दहल सिंह, ये तो अच्छी बात है। अरे ओ लखमा, ज़रा हुक्के में अंगीठी तो डाल कर ला। जमींदार ने हवेली की ओर आवाज़ लगाई। कुछ देर में एक नौकर दौड़ता हुआ आया और हुक्के में अंगीठी भर गया। दहल सिंह ने हुक्का गुड़गुड़ाया। अब पूछिए। विवेक, आपके पास ज़मीन कितनी है? दहल सिंह, यही कुछ 100 बीघा के करीब। बरसों पहले अंग्रेज़ लोगों ने हमारे पुरखों को ये ज़मीन दी थी, तभी से हम ज़मींदारों का मालिकाना हक है इस पर।
विवेक ने दहल सिंह से कुछ और सामान्य सवाल पूछे ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वे सचमुच सर्वेक्षण करने ही आए हैं। अंत में वो अपनी बात पर आया। आज सुबह जब हम टिहरी स्टेशन पर उतरे तो वहाँ के लोगों से हमें पता चला कि बानपुर गांव के आसपास कोई खूंखार जानवर घूमता है जो कई लोगों की जान ले चुका है। क्या ये सच है? दहल सिंह के हुक्के की गुड़गुड़ाहट रुकी। उसने पहले कुछ सोचा, फिर अनमनी सी आवाज़ में बोला, हाँ ये सच है। बरस दर बरस न जाने कितने लोग जानवर का शिकार बनते हैं। लोगों को मारने के बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है। मयंक को उसकी इन बातों से झूठ की बू आ रही थी। आपको भी चेता रहा हूँ, रात के समय कभी बाहर ना निकलिएगा। उस रात मयंक को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। उसने विवेक की ओर देखा। वो बड़े आराम से सपनों में खोया था। मयंक की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। एक गहरी खामोशी चारों तरफ फैली थी। आसमान से बरसती हल्की हल्की चांदनी में झाड़ियाँ प्रेतों की किसी झुंड की तरह लग रही थी। मयंक ने अपने चेहरे पर हल्की पवन महसूस की। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसी समय उसके कानों में किसी के रुदन का स्वर सुनाई पड़ा। वो सिहर उठा। दूर से किसी की दबी हुई रोने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे आवाज़ ऊंची उठती गई। अब वो साफ सुन पा रहा था। उस पहाड़ी के पीछे से कोई लड़की बेहद मार्मिक स्वर में रो रही थी। कुछ ही देर में रोने का स्वर चित्कार में बदल गया। मयंक के पैर डर के मारे वहीं जम गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। मयंक खिड़की से साफ साफ सुन पा रहा था। पहाड़ी के पीछे से आ रही लड़की की आवाज़ चीखों में तब्दील हो गई। वो उस आवाज़ से इतना व्याकुल हो उठा कि विवेक के बिस्तर की ओर लपका। विवेक जागो, देखो बाहर कोई चीख रहा है। पहाड़ी के आसपास का मंजर और भी डरावना होता जा रहा था। कहीं से बहुत सारे सियारों के विलाप करने का स्वर उभरा। वे मानो उस बिलखती लड़की के रोदन स्वर में सुर से सुर मिला रहे हो। धीर शांति से ओत-प्रोत वो चांदनी रात दहशत से कांप उठी। विवेक की नींद बहुत कच्ची थी। वो झट से उठ खड़ा हुआ। कमरे में रोशनी करने पर उसने पाया कि महंक का चेहरा किसी ठंडे खौफ से सराबोर है। वो खिड़की के नज़दीक गया और बड़े गौर से आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। उसे सिर्फ सियारों का रोना ही सुनाई दे रहा था। तुम्हें आराम की ज़रूरत है मयंक। कभी कभी आसपास मौजूद माहौल के कारण भी हमारे दिमाग में ऊट पटांग वहम घर कर लेते हैं। उसे तसल्ली देकर विवेक फिर से लंबी तान कर सो गया। मयंक ने पसीने से तरबतर अपने चेहरे पर पानी के छपके मारे। उसे पहले ही नींद नहीं आ रही थी और इस घटना के बाद वो बिल्कुल सजग हो गया। ज़बरदस्ती आंखें मीचकर सोने की कोशिश करने लगा। सियारों का रोना धोना अभी भी मचा हुआ था। नींद उसके आसपास भी नहीं फटकी। ऊपर से खुली खिड़की के पार से आती सियारों की आवाज़ें। उसने उठकर खिड़की बंद की। काफ़ी देर रात को उसकी आंख लगी। कहीं दूर से आती शंखनाद की ध्वनि से मयंक की तंद्रा भंग हुई। सुबह हो चुकी थी। गांव के किसी मंदिर में घंटियां बज रही थी। विवेक भी तब तक जाग चुका था। उसने उठकर खिड़की खोली। आसमान में इक्के दुक्के तारे अब भी चमक रहे थे। हल्का अंधेरा चारों तरफ बिखरा था। मयंक चाहता था कि विवेक उसे थोड़ी देर और सोने दे, परंतु वो तो गांव में निकलने के लिए उतावला हुए जा रहा था। सूरज उगा। दोनों जने नहा धोकर तैयार हुए। विवेक ने मोटे फ्रेम वाला चश्मा नाक पर रखा। मयंक ने सर्वेक्षण फाइल उठाई और जेब में एक फाउंटेन पेन टांगा। दोनों बाहर निकलने के लिए तैयार थे। ठीक उसी समय हवेली का नौकर उनके लिए नाश्ता लेकर आ गया। दोनों नाश्ते में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, पर हवेली की खातिरदारी को मना भी नहीं कर सकते थे। जल्दी जल्दी नाश्ता करके वे गांव की ओर निकल पड़े। मयंक और विवेक गांव के बीचों बीच खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। पूरा गांव सुनसान था। अगर कोई गांव वाला दिख जाता तो वे उसी से पूछताछ शुरू कर देते, पर यहाँ तो कोई गली का कुत्ता भी घूमता न दिखा। अरे आप! दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। उनके पीछे वही लड़का था जो कल ट्रेन में उनके साथ आया था। हाँ, हम गांव का सर्वेक्षण करने के लिए निकले हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। कोई बात नहीं, आप मेरे घर से शुरू कर सकते हैं। दोनों खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े। चलते चलते वो लड़का बोला, मेरा नाम आकाश है। कॉलेज की छुट्टियों में गांव आया हूँ। आज सुबह गांव की सैर करने निकला
तो आपसे मुलाकात हो गई। आकाश उन्हें गोबर से लिपे एक कच्चे मकान के सामने लेकर गया। कोने में लकड़ी का एक हल रखा था। एक तरफ टूटी सी चारपाई पड़ी थी। कुछ दूर दुबला सा लंगोटी लपेटे एक बूढ़ा बैलों को पानी पिला रहा था। उसने आवाज़ लगाई, नाना जी इधर आइए। बूढ़े ने गर्दन घुमाई। सूट बूट वाले लोग और वो भी उसके घर। वो अधीर हो उठा। आकाश ने उन्हें चारपाई पर बिठाया और पानी के लिए घर के अंदर भागा। बूढ़ा बड़े ही आशंकित मन से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। नमस्कार बाबू। बूढ़े ने हाथ जोड़े। आकाश पानी का लोटा लेकर आया कि मेरे नाना जी हैं रामसुख। उसने बूढ़े की ओर देखा। नाना जी, ये बड़े अफसर हैं, शहर से आए हैं हमारे गांव का जायज़ा लेने। बूढ़ा उत्सुक हो उठा। आज तक तो कभी उसके गांव में कोई शहरी अफसर नहीं आया। क्या पता गवर्नमेंट ने अब गरीबों की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया हो। शायद उनकी अभिशापित ज़िंदगी में कुछ सुधार आने वाला हो। मयंक सवाल पूछना शुरू करता है। आपके घर में कौन कौन है? आकाश, मैं और नाना जी। बूढ़ा बीच में बोल पड़ा। वो क्या है ना बाबू, ये हमारी भतीजी का लड़का है। इसके माँ बाप बेचारे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब से हम ही इसके माँ हैं बाबा हैं। विवेक, एक बात और पूछनी है, गांव में लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? इतना सन्नाटा क्यों पसरा रहता है? रामसुख, अब क्या बताए साहब, आप जैसे शहरी लोगों को हम गवारों की बात पचेगी नहीं, फिर भी बताते हैं। गांव पर एक भीषण श्राप है। अभी 1 महीने पहले की बात लीजिए। गांव का एक आदमी हरिया उस श्राप की चपेट में आकर मरा है। हाँ, लोग सालों से इसी खौफ में जी रहे हैं। सूरज जब तक सिर न चढ़े कोई बाहर नहीं निकलता और सूरज ढलने से पहले सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। मयंक और विवेक को उस बूढ़े की बात पर कुछ खास विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक दूजे का मुंह ताका। फिर बूढ़ा बोला, आपको भी सलाह दे रहा हूँ, कभी भी पहाड़ी के उस पार वाले मुर्द घट्टे की तरफ ना जाइएगा। वहाँ की काली आत्माएं किसी को नहीं बख्शती। हमारा क्या, यहीं घुटी सी जिंदगी जीना हमारे माथे पर लिखा है। अगर कोई शाम के वक्त मर जाता है तो लोग उसका दाह संस्कार अगले दिन दोपहरी में करते हैं। पूरी रात देह घर में पड़ी रहती है। विवेक को बूढ़े की बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर मयंक थोड़ा असहज हो उठा। उसने बात का रुख मोड़ा। आपके पास ज़मीन कितनी है? मयंक भूख प्यास से सूख चुके बैलों के ढांचे की ओर देख रहा था। बूढ़ा हंस पड़ा। ज़मीन काहे की बाबू, किसी के पास खुद की ज़मीन ना है, सभी दहल सिंह की ज़मीन जोतते हैं। मयंक, पर दहल सिंह के पास तो सिर्फ 100 बीघे ज़मीन है। बूढ़े की भौहें तनी और अगले ही पल उसने ज़ोरदार ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, लगता है आपको उसने फिर धोखे में रखा है। अरे बाबू, पूरी 400 बीघा ज़मीन से एक हाथ भी कम ना है ज़मींदार के पास। दोनों हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ, वो तो सरकार से छिपाने के लिए कुछ छोटे भाई के नाम कर दी, कुछ उसके बेटे के, कुछ गौशाला के नाम पर और कुछ मंदिर बनवाने के नाम पर दबा रखी है। बरसों से हम ही लोग ज़मींदारों की भूमि जोतते आ रहे हैं। उन दोनों के सामने दहल सिंह की सच्चाई धीरे धीरे खुल रही थी। वो बाहर से कुछ और था, वो अंदर से कुछ और। दोनों उठ खड़े हुए। विवेक, इतना कुछ बताने के लिए आपका धन्यवाद। आकाश, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो गांव का चप्पा चप्पा जानता हो। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। आकाश सहर्ष उनके साथ चलने को तैयार हो गया। तीनों गांव के दूसरे घरों की तरफ निकल पड़े। रामसुख उन्हें जाते हुए देख रहा था। अचानक वो मन ही मन बोल उठा, झूठ बोलने के लिए मुझे माफ़ करना प्रभु। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सच्चाई उगल सकूं। नम आंखों के साथ हसमुख ने हाथ जोड़ लिए। चलते चलते मयंक ने आकाश से पूछा, आकाश, क्या रामसुख काका के कोई परिवार नहीं? आकाश, उनकी एक पत्नी और एक बेटी थी, गौरी नाम की। नानी तो बेटी को जन्म देने के वक्त चल बसी और गौरी की किसी खतरनाक बीमारी के कारण मौत हो गई। अब मैं ही उनका परिवार हूँ। मयंक, क्या तुम्हें लगता है कि श्राप की वजह से गांव में मौतें होती हैं? आकाश, मुझे नहीं पता, बचपन से गांव के लोगों को मरते देख रहा हूँ। पूरे बानपुर में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके किसी सदस्य को मौत ने ना निकला हो। मौत भी ऐसी कि देखकर रूह कांप जाए, बुरी तरह नोच नोच कर खाई गई लाशें। मयंक और विवेक हक्के बक्के रह गए।
आकाश उन दोनों को एक खंडहर जैसे दिखने वाले मकान के पास ले गया। कच्ची ईंटों की दीवारों में निकले सुराख उस घर की बदहाली को साफ साफ दर्शा रहे थे। दीवार के सहारे एक जूट की चारपाई खड़ी की गई थी। एक तरफ कोने में कुछ टीकरे पड़े थे। आकाश ने आवाज़ लगाई, काकी, ओ भूरी काकी। अंदर से बेहद कर्कश और घुटी सी आवाज़ निकली। अरे कौन है? मयंक ने गौर किया कि गांव के लगभग सभी घरों की हालत ऐसी ही है। फटी पुरानी चिथड़े नुमा साड़ी तन पर लपेटे झुकी कमर वाली एक बुढ़िया घर से बाहर निकली। आकाश, हम हैं काकी, रामसुख के नाती आकाश। बुढ़िया ने मानो आकाश की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वो तो मयंक और विवेक को टकटकी लगाए निहार रही थी। आज तक उसकी कुटिया पर कोई शहरी बाबू ना आया था। हैरानी के साथ साथ एक अलग सी प्रसन्नता का भाव भी उसके मन में हिलोरे ले रहा था। पता नहीं क्यों वो खुद को कलयुग की शबरी समझने की चेष्टा कर रही थी। आकाश शायद कुछ उसके मन के भाव ताड़ गया। आकाश, अरे भूरी काकी, ऐसे क्या देख रही हो? बड़े अफसर लोग आए हैं हमारे गांव का मुआयना करने। भूरी काकी की बूढ़ी आंखें विस्मय से फैल गई। वो भ्रम और वास्तविकता के बुने एक अजीब से जाल में फंस चुकी थी। इसी बानपुर में एड़ी रगड़ते रगड़ते उसकी पूरी उम्र बीत गई, पर किसी सरकारी मुलाजिम ने यहाँ कदम न रखा। सहसा विचारों के भंवर से बूढ़ी काकी बाहर निकली। अरे, हमारा मुखड़ा क्या देख रहा है? बाबू लोगों के बैठने खातिर चारपाई डाल। दोनों चारपाई पर बैठे। बुढ़िया भी उन्हीं के पास ज़मीन पर बैठ गई। मिट्टी का ढेला हाथ में लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे बिचुरने लगी। भूरी काकी, कहिए साहब, क्या मदद करें आपकी? मयंक, आप इस घर में अकेली रहती हैं? भूरी काकी, हाँ साहब, बहुत पहले मेरा भी एक परिवार था, पर मेरी बुरी किस्मत, मेरे घरवाले और बच्चे को माता निकल आई। बैर लोगों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई, पर दोनों बच न सके। तब से गांव के हर बच्चे को अपना ही समझकर जी रही हूँ। आकाश, हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग है ये, और सारे गांव की दाई माँ भी। बुढ़िया के मुंह पर आत्म प्रशंसा का भाव खिल उठा। गांव की सबसे पुरानी पीढ़ी में इकलौती बची हूँ। बानपुर के लगभग सारे लोग हमारे हाथों से ही इस दुनिया में आए हैं, इसीलिए सारा गांव काकी काकी कहकर पुकारता है। उसने मकान की ओर इशारा किया। गांव भर के दाने पीसती हूँ, बदले में कुछ अनाज मिल जाता है। बस इसी तरह गुजर बसर हो रही है। मयंक वाकई भूरी काकी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। वो भले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी, परंतु आज भी अपनी मेहनत और जीवन मूल्यों के बल पर डट कर खड़ी थी। दुनिया में ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं। मयंक का मन इंसानी भावनाओं को बखूबी समझता था, किंतु विवेक इससे बिल्कुल उलट था। वो बस यहाँ दीपक को ढूंढने आया था। विवेक, क्या इस गांव में कोई बाहरी आदमी आज तक नहीं आया? दैवयोग से किसी शुभ घड़ी में बुढ़िया के मुंह से ये बात निकली। कुछ 1-1.5 महीने पहले एक लड़का यहाँ आया था। मयंक और विवेक के कान खड़े हो गए। भूरी काकी, मैंने भी उसे गांव में फिरते देखा था। 30 उम्र का सांवला सा लड़का था। किसी से सुना कि वो यहाँ की ज़मीन के नीचे चूना पत्थर का भंडार खोज रहा है। कुछ एक दिन बाद वो गायब हो गया। राम जाने क्या हुआ उसका। विवेक कुछ उत्साहित हो उठा। वो शायद दीपक ही था, पर वो गायब कहाँ हुआ? क्या उसे भी इस गांव की मनहूसियत ने अपना शिकार बनाया था, या मामला कुछ और था? मयंक और विवेक दिन भर गांव में घूमते रहे। 1-2 लोगों के मुंह से उस अनजान आदमी के बयान के अलावा उनके हाथ कोई सुराग न लगा। थक हार कर शाम होने से पहले वे वापस हवेली की तरफ आने लगे। गांव में कुछ देर दोनों आकाश के घर रुके। रामसुख घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा अपनी फटी जूती को टाँके लगा रहा था। वो अभी खेत से वापस लौटा था। उन्हें देखकर रामसुख के मुंह पर एक मंद हंसी उमड़ी। आकाश, नाना जी, आप कब आए? रामसुख, बस अभी आया हूँ बेटा। साहब लोगों को मुआयना करा लाए? आकाश, नहीं नाना जी, पूरा गांव घूमने में 1-2 दिन लगेंगे। मयंक रामसुख की फटी जूती की तरफ देख रहा था। सहसा वो बोल पड़ा, रामसुख काका, खेत में काम करने का आपको कितना मेहनताना मिलता है? रामसुख, मेहनताना क्या बाबू, बटाई की खेती और ईश्वर पर भरोसा। बीहड़ की ज़मीन है। इंद्र देवता अगर खुश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाती है। बरसात कम हो तो सिर पीट कर रह जाते हैं।
रामसुख उनके थोड़ा निकट आ गया। चारों तरफ नजरें डालकर वो धीरे से फुसफुसाया, एक बात और बाबू, जब तक दहल सिंह की जमींदारी का सिक्का गांव में चलता था सब ठीक था। मुनाफे में खेत की पकी फसल का आधा हिस्सा मिलता था, पर अब समय बदल गया। दहल सिंह नाम मात्र के जमींदार रहे हैं। हवेली का पूरा शासन छोटे भाई जोरावर सिंह और उसके बेटे दुष्यंत के हाथ में है। बड़े निर्दयी और सूम किस्म के इंसान हैं दोनों। खेती से निकले अनाज का 1/4 हमको देते हैं और बाकी का हवेली में रखवाते हैं। हम गरीबों के पास और कोई चारा भी नहीं। मर मर के उनके खेतों में डील गलाने की मजबूरी जो ठहरी। मैं सचमुच बानपुर के गरीबों पर बीत रही वेदना को महसूस कर रहा था। रामसुख की बुरी तरह घिस चुकी फटी जूती चीख चीख कर उस यातना की भर्त्सना कर रही थी जो वे लोग सालों से झेल रहे थे। आकाश से अलविदा लेकर दोनों हवेली की तरफ चल पड़े। मयंक बिस्तर पर बैठा अपने फ़ोन में सिर खपा रहा था। नेटवर्क का कहीं कोई अता पता नहीं। उधर विवेक गहरी उलझन में डूबा था। जो कुछ भी आज उन्हें पता चला था वो पूरी तरह रहस्यों से भरा था। विवेक अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर सब कुछ साफ करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। क्या वो दीपक ही था जिसका हुलिया भूरी काकी ने बताया? मयंक ने कहा। विवेक, लगता तो है, पर वो अचानक गायब कहाँ हुआ? मयंक, पता नहीं। बानपुर के रहने वाले भी कुछ डरे सहमे से रहते हैं। किसी श्राप के बारे में अल्ल बल्ल बकते रहते हैं। न जाने क्यों यहाँ का माहौल बड़ा रहस्यमयी है। विवेक, सही कहा। सभी लोग उस पहाड़ी के पीछे बने मुर्द घट्टे की तरफ जाने से भी डरते हैं। विवेक खिड़की से बाहर उसी पहाड़ी की तरफ देख रहा था। पहाड़ी के पीछे वाला मुर्द घट्टा, वो पहाड़ी वर्षों से किसी भयानक रहस्य को अपने अंदर समाये हुए हैं। आखिर क्या रहस्य है वो? किसी के रोने की आवाज़, कांपते होठों से आ रही आवाज़ जिसमें कोई गहरी पीड़ा छुपी थी। अपने ऊपर बीती घोर यात्राओं को याद कर मानो वो रुदन स्वर और प्रचंड हो उठा। मयंक अपने बिस्तर से अबुलाया सा उठ खड़ा हुआ। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सन्न ठंडी रात में बाहर से तेज विलाप करने की आवाज़ें आ रही थी। वो चकित हो गया। इतनी तीव्र आवाज़ सुनने के बाद भी कोई उठा क्यों नहीं? आखिर मांजरा क्या था? उसने उठकर कमरे में रोशनी की तो पाया कि विवेक अपने बिस्तर पर नहीं था। खाली बिस्तर देख उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। विवेक कहाँ गायब हो गया? अंधेरी रात, बाहर से आती बिलखने की आवाज़ें और विवेक का गायब होना, इन सब के कारण उसके मन में एक अजीब सा डर समाता जा रहा था। किसी तरह साहस बटोर कर उसने नीचे जाने का सोचा। उसने फ़ोन से रोशनी करके धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियाँ उतरने लगा। हवेली में सन्नाटा पसरा था, जैसे वहाँ सिर्फ मयंक इकलौता जिंदा इंसान हो। तो क्या थी वो आवाज़ें और किसकी थी वो आवाज़ें? क्या ये मयंक का वहम था या सच में उसे वो आवाज़ें आ रही थी? और विवेक कहाँ गायब हो गया था? क्या था उस गांव का रहस्य? क्यों उस गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा था और कोई दिखाई नहीं देता था? क्या राज छुपा रहे थे सब लोग विवेक और मयंक से? ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में बहुत जल्द। और ये कहानी यहाँ तक आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।